सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। आज का ये वीडियो बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए है। इसमें हम लोग पेपर लर्निंग एंड टीचिंग से टॉपिक ब्रूनर्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग के अंतर्गत प्रोसेस एंड इम्प्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रूनर्स का टीचिंग मॉडल क्या है। ब्रूनर्स के टीचिंग मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो इनके इस मॉडल को संप्रत्यय उपलब्ध प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के नाम से जाना जाता है और इसके प्रवर्तक हैं जे.एस. ब्रूनर। इनके इस मॉडल को सूचना प्रक्रिया प्रतिमान की श्रेणी में रखा गया है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जितने प्रकार के भी टीचिंग मॉडल बनाए गए हैं उनको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है, जिसमें कि एक सूचना प्रक्रिया प्रतिमान भी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इस प्रतिमान का उपयोग शिक्षक छात्रों को संप्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी के लिए प्रयोग में लाते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट क्या होता है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अवधारणा प्राप्ति उन गुणों की खोज और सूचीकरण है जिनका उपयोग विभिन्न श्रेणियों के गैर उदाहरणों से उदाहरणों को अलग करने के लिए किया जाता है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट इज द सर्च फॉर लिस्टिंग एंड एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एग्जाम्पलर्स फ्रॉम नॉन एग्जाम्पलर्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज। अर्थात हमारे पास जो उदाहरण हैं या जो भी हमारी पास वस्तुएं हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं और उसमें हम ये पूछते हैं कि कौन से उदाहरण के लायक हैं और कौन से उदाहरण के लायक नहीं है। अर्थात हम उनका एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करते हैं, उनके बारे में एक संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। अगला है संप्रत्यय उपलब्ध प्रतिमान के मुख्य तत्व। कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है कि आप बिना प्रतिमान को समझे, मॉडल को समझे कि मॉडल क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, आपको ब्रूनर का टीचिंग मॉडल समझने में आसानी नहीं होगी। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसमें हम बताया था इसके मुख्य तत्व हैं। पहला है लक्ष्य, इसको आप फोकस कहते हैं। दूसरा संरचना सिंटैक्स, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन प्रणाली सोशल सिस्टम। अब हम लोग इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। फोकस, जो भी कोई टीचिंग मॉडल बनाया जाता है उस टीचिंग मॉडल का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जिस प्रकार से हम टीचिंग करते हैं, पढ़ाने जाते हैं तो अपना उद्देश्य निर्धारित करके जाते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम टीचिंग करते हैं। उसी प्रकार से टीचिंग मॉडल बनाने का भी कुछ उद्देश्य होता है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग मॉडल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके उद्देश्य हैं छात्रों को संप्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना, प्रोवाइडिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स अबाउट नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस मॉडल का उद्देश्य है जो कॉन्सेप्ट का नेचर है, संप्रत्यय की जो प्रकृति है उसके बारे में हम छात्रों को समझाते हैं, बताते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य यह है कि हम कॉन्सेप्ट के नेचर के बारे में छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा है छात्रों को इस योग्य बनाना कि उनमें सही संप्रत्ययों का विकास हो सके, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप राइट कॉन्सेप्ट्स। अब ये सही और गलत संप्रत्यय क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उस चीज़ का एक हम अपने मानसिक पटल पर एक चिन्ह बनाते हैं, एक साइन बनाते हैं, और जब ज़रूरत फिर पड़ती है बाद में तो आप उस साइन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जिस भी वस्तु के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका आप सही कॉन्सेप्ट बना सकें, और इसी कॉन्सेप्ट को, सही कॉन्सेप्ट को विकसित करने के लिए आप इस टीचिंग मॉडल का प्रयोग करेंगे। अगला है छात्रों में विशिष्ट संप्रत्ययों का विकास करना, डेवलपिंग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स इन स्टूडेंट्स। छात्रों में विशिष्ट संप्रत्ययों का विकास करने का मतलब यह है कि जब भी आप
चीज़ों को पढ़ते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो इस मॉडल के अंतर्गत हम उन चीज़ों या उन वस्तुओं के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वर्गीकृत कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और फिर उनका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो किस एलिमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस एलिमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, हम ये छोटा छोटा करके हम उसको पढ़ते हैं। तो वो स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट होंगे छोटे छोटे, उसके एबल आपको बनाना है। शिक्षण के दौरान हम विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण क्यों करते हैं? विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण इसलिए करते हैं जिससे कि हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, सामान्य उद्देश्यों को फुलफ़िल कर सकें, इसीलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी सहायता से हम जनरल कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना ज़रूरी है। जब आप स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप उनकी सहायता से जनरल कॉन्सेप्ट को भी डेवलप कर पाएंगे। इस प्रकार से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना भी यहाँ एक प्रकार का इसका उद्देश्य है। छात्रों में संप्रत्यय संबंधी कौशल विकसित करना, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड स्किल्स इन स्टूडेंट्स। संप्रत्यय संबंधी जो कौशल हैं, जिन स्किल्स के द्वारा आप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सकते हैं, उन स्किल्स को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। अगला है सिंटैक्स, संरचना। संरचना को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इन 3 चीज़ों को बताया है कि हम संरचना में इन 3 चीज़ों को करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संरचना में हम चीज़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, क्लासरूम में हम किस स्ट्रेटजी या नीति के तहत हम उन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं प्रस्तुतिकरण के लिए। तो इन्होंने इसमें 3 चीज़ें बताई हैं। पहला है प्रदत्तों का प्रस्तुतिकरण तथा संप्रत्यय की पहचान, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। और दूसरा है संप्रत्यय उपलब्धि का परीक्षण, टेस्टिंग अटेनमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। और तीसरा है चिंतन नीतियों कौशलों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। कहने का मतलब यह है कि आप किस ढंग से आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और कैसे उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको आपको पढ़ाना है या बताना है। और दूसरा है उस संप्रत्यय को बच्चों ने कितना अटेन किया, इसका आप परीक्षण करेंगे और उसके बाद में उन नीतियों और कौशलों का विश्लेषण करेंगे जो कि चिंतन का आधार है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। अगला है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में हमने आपको ये बताया था कि इसमें छात्रों की जो सहभागिता है उसको बढ़ाने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ भी छात्रों की जो सहभागिता है उसको बढ़ाने या उसको प्रोत्साहित करने का शिक्षक प्रयास करता है इस टीचिंग मॉडल को द्वारा। और शिक्षक संप्रत्यय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करता है, छात्रों का मार्गदर्शन करता है। और इस सोशल प्रणाली में, सोशल सिस्टम में 3 कार्य है। एक है लेखा करना, दूसरा है प्रेरित करना और या संकेत देना, और तीसरा है अतिरिक्त प्रदत्त प्रस्तुत करना या एडिशनल डेटा उपलब्ध कराना। इन 3 चीज़ों के माध्यम से शिक्षक उसको। अगला है मूल्यांकन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। हमने पहले ही बताया था कि सपोर्ट सिस्टम में या मूल्यांकन प्रणाली में हमने क्या प्राप्त किया है, क्या अटेन किया है, इसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन छात्र ने पूर्व प्रत्ययों में कौन सी उपलब्धि ज्ञात की है, इसका मूल्यांकन करते हैं, ना कि नए प्रत्ययों की खोज। हम नए प्रत्ययों की खोज नहीं करते हैं, बल्कि पूर्व में जो कॉन्सेप्ट उनको सिखाया जा रहा था वो कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ तक अटेन किया है। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमने कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो उन
उद्देश्यों को आपने कहाँ तक फुलफिल किया, कहाँ तक प्राप्त किया, इसी के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। वैसे ही इस टीचिंग मॉडल में भी बताया गया है। इसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक उदाहरण द्वारा संप्रत्यय उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है कि आपने कहाँ तक प्राप्त किया, और इसके लिए विभिन्न जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको बताकर छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। अगला है इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। इस प्रतिमान में हमको दो चीज़ें पढ़नी थी, एक तो प्रोसेस और दूसरा इम्प्लीकेशन। प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, उन 4 स्टेप्स या जो 4 हमारे मेन एलिमेंट्स हैं उनके आधार पे इसका क्या स्टेप है इसको मैंने पढ़ लिया। और अब आइए इसके क्या निहितार्थ हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, यह प्रतिमान किसी भी आयु समूह तथा कक्षा के छात्रों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दिस मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज ग्रुप एंड क्लास। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये मॉडल छात्रों के किसी भी ग्रुप या किसी भी एज ग्रुप के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को तोड़ तोड़ के उसका स्टडी कराया जाता है, इसलिए बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, और इसलिए यह सभी छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। अगला है, इस प्रतिमान में उदाहरण तथा तुलना द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है। इन दिस मॉडल स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड बाय एग्जाम्पल्स एंड कंपैरिजन। छात्रों को उदाहरण के द्वारा, उनकी तुलना कराकर या फिर उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताकर छात्रों को मोटिवेट किया जाता है सीखने के लिए, और जिससे कि वो अपना एक कॉन्सेप्ट बना सकें या कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अगला है, यह प्रतिमान भाषा, गणित तथा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों को सरलता से सीखने में सहायक होता है। दिस मॉडल हेल्प्स इन लर्निंग टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस ईजिली। चाहे गणित हो, भाषा हो या फिर विज्ञान हो, हमको किसी भी सब्जेक्ट में जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके आधारभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता होती है। यदि हम उनको नहीं जानेंगे तो हम आसानी से उसको नहीं सीख सकते हैं, और यह मॉडल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है कि जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक उसके एलिमेंट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके बारे में छात्रों को बताएं। और जब बेसिक प्रिंसिपल आपका क्लियर हो जाएगा, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो हमारा उद्देश्य है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। अगला है, इस प्रतिमान के द्वारा छात्रों के अवबोध स्तर को सरलता से समझा जा सकता है। बाय दिस मॉडल द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। अर्थात छात्रों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उन्होंने क्या अटेन किया है, क्या सीखा है, क्या प्राप्त किया है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और एक शिक्षक का यह दायित्व भी है कि वह उन चीज़ों को समझे और समझने का प्रयास करे कि छात्रों ने क्या सीखा है, आपका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, आपने जो गोल सेट किए थे उसको प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया, छात्रों ने सीखा कि नहीं सीखा, ये एक टीचर का दायित्व होता है। अगला है, इस प्रतिमान द्वारा छात्र संप्रत्यय निर्माण, तर्क व चिंतन क्षमता का विकास कर सकते हैं। बाय दिस मॉडल स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, लॉजिक एंड एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। छात्रों में तर्क, चिंतन क्षमता, संप्रत्यय निर्माण, इन सारी चीज़ों का विकास हो सकता है इस मॉडल के द्वारा। क्यों? या फिर इन चीज़ों को विकास करने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इससे पहले वाला जो आपने पढ़ा कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स पर फोकस किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए।
तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी टॉपिक के बेसिक प्रिंसिपल को आप बच्चों को सिखा ले जाएंगे, बता ले जाएंगे, तो निश्चित तौर पे उनका तर्क, चिंतन क्षमता और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डेवलप होगा, निश्चित तौर पर विकसित होगा और वो शिक्षक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।